बच्चों आज हम ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड क्या होता है और ब्लड का कार्य क्या क्या होते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। ब्लड प्रेशर जो हृदय में जाता है ये किस प्रकार से कार्य करता है, और आज सबका अध्ययन आज हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4 के लगभग। कितना होता है? 7.4 के लगभग। इसका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोल रहे हैं? हेमेटोलॉजी। जो रक्त की जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर का 7% होती है, यानी शरीर का जितना भार है उसका यदि 7% निकालेंगे वो हमारे रक्त की मात्रा के बराबर आएगा। जैसे मेल है, मेल में लगभग कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और फीमेल में कितना ब्लड होना चाहिए? 4 से 5 लीटर के लगभग ब्लड होना चाहिए। रक्तदाब है, रक्तदाब को किसके द्वारा नापा जाता है? स्पाइगनोमेनोमीटर के द्वारा। एक यंत्र होता है जिसके द्वारा रक्तदाब नापते हैं। और रक्तदाब किस किस के बीच में रहेगा? 80 से 120 mm के लगभग रहेगा। 120 बटे में 80 mm होता है, यानी 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 180 80 से कम नहीं होना चाहिए। जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे बनता है रक्त? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। और जो भ्रूण होता है, यानी छोटे बच्चे होते हैं, उससे पहले भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण अवस्था में जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनेगा? यकृत में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यकृत में बनेगा। ब्लड में दो चीज पाई जाती है, पहली होती है प्लाज्मा, दूसरी होती है रक्त कणिका। क्या होती है? रक्त कणिका। पहली प्लाज्मा, दूसरी रक्त कणिका होती है। प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिका 45% पाई जाती है। ब्लड में रक्त कणिका कितनी होती है? 45%। प्लाज्मा में एक बिलिरुबिन होता है जो हल्के पीला रंग का होता है। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पीएच के मान को संतुलित करना। प्लाज्मा क्या कार्य करता है? जो पीएच का मान होता है उसको संतुलित करता है। प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है और 0.9% लवण होता है। और ग्लूकोज और लवण दोनों से ऊर्जा का निर्माण होता है। जो प्रोटीन होता है 7%, वो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन जिसका कार्य होता है प्रासन्य दाब का नियमन करना, और ग्लोब्यूलिन होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। और जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त का थक्का जमाने के कार्य करता है। रक्त कणिका होती है जो 45% पाई जाती है ब्लड में। ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से हटाने के बाद में जो पदार्थ बचता है उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन आरबीसी का। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल। क्या होती है? रेड ब्लड सेल होती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइड। क्या होता है? एरिथ्रोसाइड होता है। और निर्माण कहाँ पे होता है इसका? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और कितने दिनों तक चलती है ये? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का। और मृत्यु कहाँ पे हो जाती है इसकी? प्लीहा में। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। आकार कैसे होता है? उभयावतल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। आरबीसी की संख्या के बढ़ने से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीनिया। कौन सा रोग? पॉलीसाइथीनिया। यानी ऊंचाई के बढ़ने से दाब कम हो जाता है। ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही दाब कम लगता है, और ऊंचाई यदि कम होगी तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। जो आरबीसी होती है उसकी कमी से, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ने से तो पॉलीसाइथीनिया, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जो आयरन की कमी से भी
होता है। पुरुषों में आरबीसी की मात्रा लगभग 5.5 मिलियन के लगभग होती है, यानी कि 45 से 55 लाख के लगभग होती है, जबकि फीमेल में 4.5 मिलियन के लगभग होती है, यानी 40 से 45 लाख के बराबर होती है। जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन से। किससे, हीमेटिन और ग्लोबिन से। जो हीमेटिन होता है ये लोहा तत्व होता है, आयरन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी हीमोग्लोबिन में भी कौन सा पदार्थ होता है, हीमेटिन, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। दूसरा तत्व होता है ग्लोबिन, ये प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कॉकरोच का ब्लड, जो सफेद रंग का होता है वो किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस का जो नीला रंग होता है वो होता है हेमोसाइनिन के कारण। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाया जाएगा, हीमोलाइसिस कहलाया जाता है। और आरबीसी की संख्या बढ़ती है ऊंचाई पर और गर्भधारण के समय। दो अवस्थाओं में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, एक तो ऊंचाई पर जाने पर, एक गर्भधारण के समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और कब होती है आरबीसी की, 5% कम हो जाती है, सोते समय आरबीसी कम हो जाती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल, जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितने दिन होता है, 2 से 4 दिन। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। संख्या होती है 8,000 से 10,000। कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूती व रोगों से सुरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। जीवाणुओं को नष्ट करती है। रक्त का पुलिसमैन भी इसी को ही कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो कणिका युक्त होती है, एक कणिका मुक्त होती है। कणिका युक्त और अकणिका युक्त। जो कणिका युक्त होती है वो कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, सर्वाधिक मात्रा इसी की होती है। एक होता है बेसोफिल्स, सबसे कम मात्रा बेसोफिल्स की होती है। एक होती है इओसिनोफिल्स। जो कणिका युक्त होती है वो हिस्टामिन, सीरोटिन तथा एपेरिन का स्रावण करती है। कणिका युक्त कोशिका, कणिका युक्त जो वो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है उसका कार्य श्रावण करना होता है। किसका, हिस्टामिन का, सीरोटोनिन का और इपेरिन का। जो अकणिका युक्त होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है आपकी मोनोसाइट्स। कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है, इनकी संख्या 65% के लगभग होती है। इसका कार्य क्या होता है कि बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर पहले आक्रमण करता है और शरीर की रक्षा करता है। इसके बाद में जो बेसोफिल्स होती है वो संख्या में कम होती है, लगभग 1% होती है। शरीर को एलर्जी से बचाती है। कौन सी डब्ल्यूबीसी बचाती है, बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होती है कि प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा, त्वचा के संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या होती है कि घाव बढ़ने में मदद करती है तथा लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स का निर्माण करती है। प्रतिरक्षा तंत्र और एंटीबॉडी का निर्माण भी लिम्फोसाइट के द्वारा ही होता है। उसके बाद में आती है प्लेटलेट्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है ये रक्त में पाई जाती है, जो रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु वही प्लीहा में होती है आरबीसी की तरह, और केंद्रक अनुपस्थित होता है। कार्य क्या होता है, रक्त का जमाने में मदद करता है। केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। संख्या इसकी होती है 1.5 लाख से
4.5 लाख के लगभग होती है। जीवन काल होता है 10 ईयर्स, यानी 10 साल इसका जीवन काल होता है। रोग कौन कौन से होते हैं प्लेटलेट्स से? हीमोफीलिया रोग होता है, जो अनुवांशिकी रोग होता है, रक्त जमता नहीं है। कौन से में? हीमोफीलिया वाले रोग में रक्त का जमाव नहीं होता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रक्त का थक्का बनने से रोकता है हिपेरिन, यानी रक्त का थक्का बनने से जो रक्त होता है उसकी जो जमता नहीं है, वो किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। संख्या होती है सबसे ज्यादा आरबीसी की, फिर प्लेटलेट्स की, फिर डब्ल्यूबीसी की। और आकार में सबसे बड़ा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा प्लेटलेट्स, उससे छोटा आरबीसी। तो इनका रेशो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, वो होता है 601 और 40 अनुपात में रेशो होता है। जो रक्त का थक्का होता है उस कौन कौन सी चीजें काम आती है? विटामिन के, कैल्शियम और प्रोटीन, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, इनसे किसका निर्माण होता है? थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ में फेब्रिन का निर्माण करता है। फेब्रिन फिर रक्त जो रुधिराणु होता है उनके साथ में मिलकर रक्त का थक्का बना लेता है। इस प्रकार से हमारे रक्त का थक्का बनता है। इसी के साथ हम ब्लड ग्रुप के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। जो ब्लड ग्रुप अपने होते हैं ए बी और ओ, यानी जो सार्वत्रिक दाता होता है वो होता है ओ और ओ नेगेटिव। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। और ग्राही होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप में दो चीज पाई जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसका एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी होता है बी। बी का होता है बी और एंटीबॉडी होता है ए। ए बी का होता है ए बी और एंटीबॉडी होता है कुछ नहीं होता। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है। कहने का मतलब सबसे सिंपल तरीका याद करने का, जो एंटीजन होता है, जो जैसा ब्लड ग्रुप ऐसा ही एंटीजन। ए बी बी ए बी ओ का कोई एंटीजन नहीं होता, इतना सा ध्यान रखना है। इसका उल्टा आपका एंटीबॉडी होता है, ए का बी का ए बी का कुछ नहीं और ओ का ए बी होता है। इसके बाद में अपन देखें आर एच प्लस क्या होता है। यदि पिताजी और माताजी आर एच प्लस पॉजिटिव पापा है, यानी पिताजी है, और माता आर एच नेगेटिव है, तो इनसे जो भी संतान होगी वो होगी आर एच पॉजिटिव होगी और वो जीवित होगी। लेकिन इसके बाद में यदि दोनों ही अलग अलग है तो इससे जो उसके बाद में जो भी संतान होगी वो संतान मृत्यु को प्राप्त करेगी। इसलिए ये आर एच फैक्टर है, ये संतान उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में अपन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है? जैसे एक होती है आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीएम, आईजीजी और आईजीई। जो आईजीए होता है वो माँ के दूध से प्राप्त होता है। आईजीडी चोट के समय काम आता है। और आईजीएम होता है प्रथम उत्पादित एंटीबॉडी आईजीएम होता है। आईजीजी होता है प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में प्रवेश होता है, आईजीजी। और आईजीई होता है एलर्जी के समय इसका निर्माण होता है। जो स्तन ग्रंथियां होती है वो कौन सी होती है? एपोक्राइन। जबकि त्वचा श्वेत ग्रंथियां होती है वो होता है एक्राइन। एक्राइन और एपोक्राइन दोनों ही ग्रंथि अपन को याद रखनी है। स्तन ग्रंथियों को एपोक्राइन कहते हैं और त्वचा से संबंधित ग्रंथियां होती है उसको एक्राइन कहते हैं। किसका? ब्लड सर्कुलेशन, इसका अपन ये वाला इसके दो पार्ट कर लेंगे, ये वाला और इसका ये 4 पार्ट हो गए अपने। 4 पार्ट
होने के बाद में जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बाया आलिंद। क्या बोलेंगे? बाया आलिंद। बाया आलिंद। जो आलिंद होता है वो इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलेंगे इसको? एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, यानी कि दाया आलिंद। कौन सा आलिंद? दाया आलिंद। वाला पार्ट होता है वो होता है आपका नीले। क्या होता है? नीले, यानी कि वेंट्रिकल। क्या होता है ये? वेंट्रिकल, यानी बाया नीले। इसको बोलेंगे बाया नीले, इंग्लिश में वेंट्रिकल। ऐसे ये वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे दाया नीले। दाया नीले, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है वो किससे बनती है? ग्लूकोज से। किससे निर्माण होता है ऊर्जा का? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ में मिलती है, तो हमको एक CO2 प्लस जल का निर्माण बनता है। इसका निर्माण होता है जल का, और इसी के साथ में ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके रूप में ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो ऊर्जा होती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? अपने अंगों में, यानी ऑर्गन्स में जाती है। कहाँ जाएगी? ऑर्गन्स में जाएगी। यानी जो ऊर्जा है वो कहाँ पे मिली है? ऑर्गन्स को मिली है। दो नलियाँ होती है, ये वाली, ये दो नलियाँ होती है। ये सिराई होती है। क्या होती है? ये सिराई होती है। बहुत सारी सिराएं यहाँ से निकलती है, और ये सिराएं दो सिराओं में कन्वर्ट हो जाती है। सिराओं को क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलोगे? वेन्स बोलेंगे। जो एक ये वाली सिरा होती है, ये वाली ऊपर वाली जो सिरा होती है उसको बोलोगे सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलोगे? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। इंग्लिश में नाम होता है उच्च महाशिरा। क्या बोलोगे? उच्च महाशिरा। और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। इसको बोलोगे निम्न महाशिरा। क्या बोलेंगे? निम्न महाशिरा। जो ऑर्गन से हमारे शरीर है, शरीर यानी ब्लड, जो हमारा हृदय है, यानी कि हृदय के जो ऊपरी वाला भाग होता है, शरीर का जो ऊपरी वाला भाग होता है, उससे ब्लड उच्च महाशिरा से आएगा, यानी कि सुपीरियर वेना कावा से होकर आएगा। और जो नीचे वाला है, हृदय से नीचे वाला जितना भी पार्ट होता है, उससे जो भी जितने भी ऑर्गन्स है उनसे जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से, यानी निम्न महाशिरा से आएगा। यानी कि यहाँ से जो ब्लड आएगा ये अपना कहाँ पे मिलेगा? दाया आलिंद में। कहाँ पे मिलेगा? दाया आलिंद में, यानी कि लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में। और यहाँ से ब्लड इसमें धीरे 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 पूरा बढ़ जाएगा। और जो इंफीरियर जो वेना का वहां से भी अपन ब्लड लेके आएगा, और पूरा ब्लड कौन सी आलिंद में जाएगा? दाया आलिंद में जाएगा।
दाया आलिंद जब पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर अपने क्या होते हैं, 3 एक द्वार होते हैं ये से, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी त्रिकपाटीय वाल्व। अब उसके बाद में जब ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो इस वाले भाग में जाएगा, दाया नीले में। कौन से भाग में जाएगा, दाया नीले में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये ब्लड इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। जब ये भरने के बाद में इसमें जो बीच वाला भाग होता है उसमें वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वाल्व यानी अर्धचंद्राकार द्वार। क्या होता है ये, सेमी लूनर वाल्व होता है। अब ये वाला जो वाल्व होता है वो किससे जुड़ा होता है, ये वाला वाल्व अपना जुड़ा होता है लंग्स से। किससे जुड़ा होता है, लंग्स से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, लंग्स से जुड़ा होता है, यानी कि फेफड़ों से जुड़ा होता है। लंग्स से जुड़ा होता है। और जो लंग्स का काम क्या है, यहाँ से जब ब्लड इसमें जाएगा लंग्स में जाएगा तो लंग्स में क्या करेगा, ये CO2 को बाहर निकाल देगा। किसको बाहर निकाल देगा, CO2 को बाहर निकाल देगा। बाहर किसको निकालेगा, CO2 को। वो ग्रहण क्या करेगा, बाहर से वातावरणीय ऑक्सीजन को यानी O2 को अंदर लेके जाएगा। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। और जो ये वाली नली होती है इसको बोलेंगे अपन फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। आर्टरी, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे इसको। और जब ब्लड अपना लंग्स में जाएगा, जो वाला ये ब्लड है ये CO2 वाला ब्लड होता है। स्टार्टिंग में जो ब्लड आता है अंगों से यानी ऑर्गन से जो भी ब्लड आता है वो CO2 वाला होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो इस वाले पार्ट में होगा, यानी दाएं वाले भाग में। कौन से वाले भाग में, दाएं वाले भाग में। और जो किससे जुड़ा होता है, इंफीरियर वेना कावा यानी निम्न महाशिरा से और उच्च महाशिरा से जुड़ा होता है। और जब ये बाहर की तरफ जाता है यानी लंग्स की तरफ जाता है तो एक दम वो नली होती है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा ब्लड होता है, CO2 ब्लड होता है। जब लंग्स से जाता है तो CO2 बाहर निकल जाती है और किसका, कौन अंदर आता है, ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो उसके बाद में यहाँ से जो भी ब्लड निकलेगा वो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजन युक्त वाला ब्लड होगा। और वो ब्लड होगा शुद्ध ब्लड होगा। यानी कि ये कहाँ पे जुड़ेगा अपना, ये जुड़ेगा अपना बाया आलिंद। किससे जुड़ेगा, बाया आलिंद से जुड़ेगा। बाया आलिंद से जुड़ेगा। अब इसमें जो भी ब्लड आएगा वो शुद्ध ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा। यहाँ से जो भी ब्लड आएगा वो कौन सा आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा। यानी कि लंग्स से यानी फेफड़ों से जाने के बाद में जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा। और वो कहाँ पे मिलेगा, बाया आलिंद में यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड आ गया अपना। और लेफ्ट आर्ट्रियम यानी बाया आलिंद में ये जमा हो जाता है। बाया आलिंद में जमा होने के बाद में जब ये बाया आलिंद पूरा बढ़ जाता है तो यहाँ पे
दो कपाट होते हैं। कौन से कपाट होते हैं? दो कपाट होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन बाइकस्पिड बॉल्व, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से जब ब्लड अंदर की तरफ जाता है, कौन से भाग में जाएगा? बाएं नीले में जाएगा। किस में जाएगा? बाएं नीले में। बाएं नीले में जाने के बाद में ब्लड इस वाले भाग में धीरे धीरे आता जाता है, और आ जाने के बाद में ये पूरा बढ़ जाता है। पूरा बढ़ने के बाद में यहाँ एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं आयोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व? आयोटिक वाल्व। कौन सा? आयोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व होता है? आयोटिक वाल्व होता है। अब जो आयोटिक वाल्व है, इससे जो नसें होती है, जो नली होती है, वो कहाँ पे मिलेगी? अपने अंगों से। कहाँ से? अंग से मिलेगी। और जो अंगों को फिर कौन सा ब्लड मिल जाएगा? शुद्ध रक्त मिल जाएगा। इससे जो भी ब्लड आएगा वो कौन सा आएगा? शुद्ध ब्लड आएगा। आयोटिक वाल्व से जो भी ब्लड जाएगा वो शुद्ध रक्त जाएगा और हमारे अंगों को शुद्ध रक्त प्रदान करेगा। तो ये पूरी घटना है, यानी कि सबसे पहले ब्लड हमारे कहाँ से आया? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से CO2 निकली है, CO2 से जल बना और जल और ऊर्जा मिली है। और ऊर्जा जब हमारे अंगों को मिलती है, और जो CO2 वाला ब्लड है वो अंगों के पास प्राप्त होता है, और इससे शिराएं जुड़ी होती है। कौन सी शिराएं जुड़ी होती है? सुपीरियर वेना कावा और इंपीरियर वेना कावा। उसके बाद में जो ऑर्गन से दो शिराएं जुड़ी होती है, वो कौन से भाग में जाएगी? दाएं आलिंद में जाएगी। और दाएं आलिंद में जाने के बाद में ये ट्राइकस्पिड से होते हुए कौन से दाएं नीले में जाएगी, और दाएं नीले से दोबारा कहाँ पे जाएगी? लंग्स में जाएगी। कहाँ जाएगी? लंग्स में। और CO2 को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद में जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारा बाएं आलिंद में जाएगा। किस में जाएगा? बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा आयोटिक वाल्व से होता हुआ जो ये होती है, इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलोगे इसको? महाधमनी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन ओटा। क्या बोलोगे? ओटा। इसको महाधमनी होती है। महाधमनी में कौन सा रक्त होता है? O2 युक्त रक्त होता है, जबकि महाशिरा में होता है अशुद्ध रक्त होता है, यानी CO2 वाला रक्त होता है। जो ये पूरी प्रोसेस होती है वो कितनी सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में होती है। कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में होती है। ये पूरा अपना एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है और किससे क्या प्राप्त होता है। और जो ये वाली होती है, ये बीच वाली होती है, ये दो भागों में, जब हृदय को दो भागों में विभाजित करती है, वो लाइन को बोलते हैं सेप्टम। यानी जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलोगे सेप्टम। सेप्टम के द्वारा हृदय दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं अपन सेप्टम। और जब इसका प्रेशर हाई होता है तो BP हाई हो जाता है, और यहाँ से जो ब्लड आता है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, वो BP लो हो जाता है। ये पूरा अपना ब्लड सर्कुलेशन है।